आदरणीय एएनओस, केयरटेकर, व सभी कैडेट्स, मैं कैडेट शिवानी एनसीसी पीएसआईटी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब भारत आजाद हुआ तब आजादी का राज हुआ, वीरों ने कुर्बानी दी तब भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद के भारत को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की पहली प्रस्तुति राकेश यादव की ओर से होगी। जय हिंद। राकेश यादव। हेलो हेलो। यस हेलो। हाँ राकेश, आप शुरू कर सकते हैं। जय हिंद। माय नेम इज राकेश यादव and my regimental number is UP 2020 SDA 461533। तो आज मैं ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूंगा। प्राचीन काल से भारतवर्ष का विदेशों से व्यापार हुआ करता था। यह व्यापार स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। इन मार्गों पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए विविध राष्ट्रों में समय समय पर संघर्ष हुआ करता था। जब इस्लाम का उदय हुआ और अरब, फारस, मिस्र और मध्य एशिया के विभिन्न देशों में इस्लाम का प्रसार हुआ, तब धीरे धीरे इन मार्गों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और भारत का व्यापार अरब निवासियों के हाथ में चला गया। अफ्रीका के पूर्वी किनारे से लेकर चीन समुद्र तट पर अरब व्यापारियों की कोठियां स्थापित हो गईं। यूरोप में भारत का जो माल जाता था वह इटली के दो नगर जिनोवा और वेनिस से जाता था। ये नगर भारतीय व्यापार से मालामाल हो गए। वे भारत का माल कुस्तुनतिया की मंडी में खरीदते थे। इन नगरों की धन समृद्धि को देखकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भारतीय व्यापार से लाभ उठाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। इस इच्छा की पूर्ति में सफल न हो सके। बहुत प्राचीन काल से यूरोप के लोगों का अनुमान था कि अफ्रीका होकर भारतवर्ष तक समुद्र द्वारा पहुंचाने का कोई न कोई मार्ग अवश्य है। नए नए भौगोलिक प्रदेशों की खोज आरंभ हुई। कोलंबस सन 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता लगाया और यह प्रमाणित कर दिया कि अटलांटिक के उस पार भी भूमि है। पुर्तगाल के ओर से बहुत दिनों से भारतवर्ष के अनेक मार्ग का पता लगाया जा रहा था। अंत में अनेक वर्षों के प्रयास के अनंतर सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा शुभांशा अंतरीप द केप ऑफ गुड होप को पार कर अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर आया और वहां से गुजराती नियामक को लेकर मालाबार में कालीकट पहुंचा। यह विदेशी व्यापार भारत से मसाला, मोती, जवाहरात, हाथी दांत की बनी चीजें, ढाके की मलमल और आबरेवा, मुर्शिदाबाद का रेशम, लखनऊ की छीट, अहमदाबाद के दुपट्टे, नील आदि पदार्थ ले जाया करते थे और वहां से शीशे का सामान, मखमल साटन और लोहे के औजार भारत में बेचने के लिए लाते थे। हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का आरंभ एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना से हुआ। अंग्रेजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा तथा चेष्टा भी इसी व्यापार की रक्षा और वृद्धि के लिए हुई थी। 19वीं शताब्दी के पहले इंग्लैंड का भारत पर बहुत कम अधिकार था और पश्चिमी सभ्यता तथा संस्थाओं का प्रभाव यहाँ नहीं के बराबर था। सन 1750 से पूर्व इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी नहीं आरंभ हुई थी। उसके पहले भारतवर्ष की तरह इंग्लैंड भी एक कृषि प्रधान देश था। उस समय इंग्लैंड को आज की तरह अपने माल के लिए विदेशों में बाजार की खोज नहीं करनी पड़ती थी। उस समय गमनागमन की सुविधाएं न होने के कारण सिर्फ हल्की हल्की चीजें ही बाहर भेजी जा सकती थी। भारतवर्ष से जो व्यापार उस समय विदेशों से होता था उससे भारत को कोई आर्थिक क्षति भी नहीं थी। सन 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तब से वह इन प्रांतों में जमीन का बंदोबस्त और मालगुजारी वसूल करने लगी। इस प्रकार सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ की मालगुजारी की
प्रथा में हेरफेर किया। इसको उस समय पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी। कंपनी के नौकर देशी राजाओं से फारसी में ही पत्र व्यवहार करते थे। फौजदार अदालतों में काजी और मौलवी मुसलमानी कानून के अनुसार अपने निर्णय देते थे। दीवानी की अदालतों में धर्मशास्त्र और शहर अनुसार पंडितों और मौलवी की सलाहों से अंग्रेज कलेक्टर मुकदमों का फैसला करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा पर कुछ व्यय करने का निश्चय किया तो उनका पहला निर्णय अरबी, फारसी और संस्कृत शिक्षा के पक्ष में हुआ। बनारस में संस्कृत कॉलेज और कलकत्ते में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। पंडितों और मौलवियों को पुरस्कार देकर प्राचीन पुस्तकों के मुद्रित कराने और नवीन पुस्तकों के लिखने का आयोजन किया। उस समय ईसाइयों को कंपनी के राज में अपने धर्म प्रचार के करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। बिना कंपनी से लाइसेंस प्राप्त किए कोई अंग्रेज न भारतवर्ष में आकर बस सकता था और न जायदाद खरीद सकता था। कंपनी के अफसरों का कहना था कि यदि यहाँ अंग्रेज को बसने की आम इजाजत दे दी जाए तो उससे विद्रोह की आशंका है, क्योंकि विदेशियों के भारतीय धर्म और रस्म रिवाज से भली भांति परिचित न होने के कारण इस बात का बहुत भय है कि वे भारतीयों के भावों का उचित आदर न करेंगे। उस समय देशी ईसाइयों की अवस्था बहुत शोचनीय थी। यदि कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई हो जाता था तो उसका अपनी जायदाद और बीवी बच्चों पर कोई हक नहीं रह जाता था। मद्रास के अहाते में देशी ईसाइयों को बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं मिल सकती थी। इनको भी हिंदुओं के धार्मिक कृत्यों के लिए टैक्स देना पड़ता था। जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए रथ यात्रा के अवसर पर जो लोग बेगार में पकड़े जाते थे तो उनको बेंत लगाए जाते थे। सन 1857 के पहले ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। इस क्रांति में इंग्लैंड सबका अगुआ था, क्योंकि उसको बहुत सी ऐसी सुविधाएं थी जो अन्य देशों में को प्राप्त नहीं थी। इंग्लैंड ने ही भाप के इंजन का आविष्कार किया। भारत के व्यापार से इंग्लैंड की पूंजी बहुत बढ़ गई थी। उसके पास लोहे और कोयले की अधिकता थी। कुशल कारीगरों में भी कमी न थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण धीरे धीरे लोगों की अभिरुचि बदल रही थी। यूरोपीय वेशभूषा और यूरोपीय रहन सहन अंग्रेजी शिक्षित वर्ग को प्रलोभित करने लगा। भारत एक सभ्य देश था, इसलिए यहाँ अंग्रेजी माल की खपत में भी वह कठिनाई नहीं प्रतीत हुई जो अफ्रीका के असभ्य या अर्धसभ्य प्रदेशों में अनुभूत हुई थी। सबसे पहले इस नवीन नीति का प्रभाव भारत के वस्त्र व्यापार पर पड़ा। मशीन से तैयार किए हुए माल का मुकाबला करना कार्गो पर तैयार किए हुए माल के लिए असंभव था। धीरे धीरे भारत की विविध कलाएं और उद्योग नष्ट होने लगी। भारत के भीतरी प्रदेशों में दूर दूर माल पहुंचाने के लिए जगह जगह रेल की सड़कें निकाली गई। भारत के प्रधान बंदरगाह कलकत्ता, मुंबई और मद्रास भारत के बड़े बड़े नगरों से संबंध कर दिए गए। विदेशी व्यापार की सुविधा की दृष्टि से डलहौजी के समय में पहली रेल की सड़कें बनी थी। इंग्लैंड को भारत के कच्चे माल की आवश्यकता थी। जो कच्चा माल इन बंदरगाहों को रवाना किया जाता था उस पर रेल का महसूस रियासती थी। आंतरिक व्यापार की वृद्धि की सर्वथा उपेक्षा जाती थी। जय हिंद। धन्यवाद राकेश। आज की दूसरी प्रस्तुति मोहित प्रताप सिंह करेंगे। Jai Hind to all of you. My name is Mohit Pratap Singh and my regiment number UP SDA 2020-461535 है। एंड आज हम बात करेंगे भारत की नीति के बारे में, जो कि भारत की आजादी से पहले क्या नीति थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीति क्या होती है। नीति इज अ वे ऑफ बिहेविंग दैट यू थिंक is the best in a best particular situation। एंड हम लोग बात करेंगे आज नीतियों के बारे में। नीति 4 प्रकार की हैं इंडिया से। पहले फर्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में।
पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है? इस जनसंख्या की नीति के तहत जन्म दर तथा जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन में प्रोत्साहन करना और महिला शिक्षा पर जोर देना। महिला शिक्षा पर विशेष जोर देने का लक्ष्य रखा गया तथा इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2022 की घोषणा की। इसके बाद पॉपुलेशन कमेटी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो राधा कमल मुखर्जी कमेटी की 1940 में स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे राधा कमल मुखर्जी। एंड इस कमेटी का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। एंड और इस कमेटी ने अपने सजेशंस दिए। इस सजेशंस में पहले नंबर पर आता है सेल्फ कंट्रोल, एंड second thing is creating awareness about the cheap and safe method, and third one is opening birth control system, and fourth one is increasing age of marriage and discharging polygamy. डिस्चार्जिंग पॉलीगैमी का मतलब होता है कम से एक से ज्यादा शादी करना, मतलब इंडिया से पहले जो लोग एक से ज्यादा शादी कर लेते थे उनमें रोक लगाना। तथा दूसरी नीति के बारे में हम बात करें तो विदेश नीति है, जो कि 1947 से 22 के बारे में बात करेंगे, जिसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जिसमें फर्स्ट पार्ट है नेहरू आइडियलिज्म, जिसका रूट वर्ड है आइडियल, आदर्श। एंड नेहरूलिज्म मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि काफी आइडियल पॉलिसी बनाई। एंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एथिक्स मोरल के बारे में। यहाँ पर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, मींस जो बाहरी देशों से बाहर होते हैं एंड वॉयलेंस, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड वी बिलीव इन इंटरनेशनल लॉ, जो कि हम अंतरराष्ट्रीय नियमों पर विश्वास रखते हैं। एंड सेकंड स्ट्रेटेजिक रियलिज्म है, जिसका रूट वर्ड रियल है। रियल पीपल मींस हमारी जो कंट्री है वो रियल पीपल एंड रियल कंट्री पर विश्वास रखती है। एंड वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये जो नीति थी वो 1959 से लेकर 1991 तक चली, जिसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। एंड जो डेवलपमेंट किया वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। एंड थर्ड वन इज इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो मनी एंड जीडीपी एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। Industrial policy is a formal declaration by the government whereby it outlines its general policy for industrial। सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई थी इंडस्ट्रियल औद्योगिक कम्युनिटी के बारे में। सरकार की उन नीतियों में से जिनमें से उद्योगों के लिए हम अपनी जानने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। सरकार द्वारा बनाई औद्योगिक नीति से उस देश को औद्योगिक विकास की रूपरेखा तय होती है। The industrial policy of a country generally deals with the ideology of the current political displacement। And इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो एम होता है, the main objective of the industrial policy is modernization and balanced industrial development and balanced development, coordination development of legal as well as small, medium and cottage enterprises, determination of area of operation under private and public sector। मीन्स इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी, जो कि भारत और विदेशियों ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बनाई गई थी, जिससे कि औद्योगिक माल आना जाना होता था। और इसके बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय किए थे, जिससे कि यह होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों द्वारा काम कराती थी, औद्योगिक कंपनी डालती थी, इसमें भारतीय काम करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना काम निकलवाती थी और उसके बदले में उन्हें कुछ रुपए देती थी। एंड फोर्थ वन इज एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन सिस्टम इज इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लोगों का यह मानना है कि जो आजादी से पहले एजुकेशन पॉलिसी थी वो आज की एजुकेशन पॉलिसी से अलग थी, जिसमें कि बैरन हेस्टिंग ने एक कलकत्ता में मदरसा कॉलेज खोला इन 1781 टू टीचिंग मुस्लिम लॉ, जिसमें कि मदरसा कॉलेज में मुस्लिम लॉ की पढ़ाई होती थी। एंड 1791 संस्कृत कॉलेज वाज स्टार्टेड इन बनारसी।
और 1791 में एक संस्कृत कॉलेज जो कि बनारस में खोला गया था, वो था जोनाथन डंकन के द्वारा। एंड 1793 में एक कॉलेज खोला गया जो कि शेरापुर के बंगाल के आसपास था, जिसमें कि मुस्लिम लॉ को ज्यादा जोर दिया जाता था, जिससे कि यह पता चलता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी और जो भारत के नागरिक थे, इन दोनों के बीच में बातचीत में आपस में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इस लॉ को ज्यादा जोर दिया जाता था। एंड द करेक्टर एक्ट ऑफ 1813 was the first step towards education being model and objective of the government. And the second one is in 1835 it was decided that Western science and literature would be imported to the Indians through the medium of English by Lord William, जो कि लॉर्ड विलियम के द्वारा दिया गया था। मैं and English education should be imported in the place of traditional Indian learning because Oriental culture was defined and unholy, defeated and unholy. He believed in education of the few upper and middle class student. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो कि अपर क्लास एंड मिडिल क्लास के स्टूडेंट पे भरोसा करते थे। एंड इन कोर्स ऑफ द टाइम एजुकेशन वुड टेकल डाउन ऑफ द मैसेज दिस वाज कॉल्ड इन्फिनिटी। और ये 4 नीतियां थी जो कि हमने डिस्क्राइब कर दी हैं। एंड जय हिंद। धन्यवाद मोहित। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति सहेंद्र कुमार करेंगे। हेलो, हेलो सर। Yes, Cadet Sahinj, you can start. ओके सर। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिस देश में छत्रपति शिवाजी और सम्राट अशोक जैसा राजा थे। मैं उस देश का नाम जहाँ हर 5 मील पर रूप, पहनावा, भाषाएं बदल। मैं उस नागरिक हूँ जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ मैं भूगोल से पहले ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आदरणीय सार्जेंट, सीनियर कैडेट, मेरे पाठी तथा दूसरे से एकत्रित सभी कैडेटों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कैडेट सहेंद्र कुमार, 55 एनसीसी पीए कानपुर से हूँ। समक्ष आजादी का अमृत महोत्सव अपना बात प्रकट रहा हूँ। इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी से पहले भारत की जीवन शैली। आप सभी जानते हैं कि हमारा जीवन शैली सांस्कृतिक हमेशा से आकर्षित रही है। आप जिधर भी जाएंगे, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश चल गए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहां भी जाएंगे अनेक पहनावा मिलेंगे। उनके त्योहार बदल जाते हैं, भाषाएं बदल जाती है। हमारा भारत की जीवन शैली को पहले भी और आज भी अन्य देश भी अपनाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सन 1600 ईस्वी से, जब ब्रिटिश सरकार भारत व्यापार करने आए। उन्हें लगा भारत व्यापार का अच्छा जगह है। धीरे धीरे भारतीयों को समझ आया ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं बल्कि अपना पैर जमा रही थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए संघर्ष और चुनौतियों में कई गुमनाम वैज्ञानिक तथा विज्ञान संचारक शामिल थे। उन्हें ब्रिटिश सत्ता द्वारा भेदभाव और उपेक्षा का सामना करना पड़ा। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिक तथा विज्ञान संचारक राष्ट्र और समाज के विकास के लिए विज्ञान के उपयोग के साथ साथ विज्ञान का संचार भी करते रहे। हम भारतीय नागरिक आजादी से पहले अशिक्षित थे, बट हम हमेशा एकजुट रहते थे, किसी से भी घृणा नहीं करते थे, हमेशा आपस में मिलजुल कर रहते थे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद सहेंद्र। मैं आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप सबने भारत को पूर्व स्वतंत्रता जाना होगा। सभी को अमृत महोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं और जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।